मेरी गारंटी है कि आप कोई भी मार्क्स चाहते हैं, भले ही आप 90 चाहते हो या फिर आप 95 आपका गोल हो या फिर 100/100 सारी सब्जेक्ट्स में अगर आपका गोल हो, ये चीज़ आराम से और बहुत ही ज़्यादा आराम से स्कोर हो जाएगी। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आदित्य शर्मा एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग क्रैक CBSE 9 एंड 10। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टॉपर एंड एन एवरेज स्टूडेंट। ऐसे तो कोई एवरेज और टॉपर स्टूडेंट्स होते नहीं हैं, लेकिन हम बात करेंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग कि जिन स्टूडेंट्स की मार्क्स एवरेज आते हैं और जिनकी हाईएस्ट मार्क्स आती है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो कैसे अपनी पढ़ाई को डिफरेंटली करते हैं जिससे कि वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं जिनकी हम आज की इस वीडियो में बात भी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है यही कि देयर इज़ नो डिफरेंस, लिटरली देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जिनके कोई भी मार्क्स आते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जांपल्स हैं जिनके 9th में बहुत ही कम मार्क्स आए थे या 8th में बहुत ही कम मार्क्स आए थे या वो पिछले सालों से कई सालों से बहुत ही कम मार्क्स आ रहे थे, लेकिन 10th में आकर के जब उन्होंने मेहनत करी तो उनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ गए। और बहुत ही ज़्यादा से अच्छे से मेरा मतलब है 100 में 100 नंबर कई स्टूडेंट्स के आए हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ। तो इस पॉइंट को आपको पहले क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ टॉपर। आप भी टॉपर बन सकते हैं, आपके पहले कितने भी मार्क्स आते थे ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आप क्लास 10th में आकर के या किसी भी क्लास में उस क्लास में आकर के आप कितने ज़्यादा मेहनत और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हैं, यही चीज़ आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। अब अगर हमने पहले पॉइंट को क्लियर कर लिया कि देयर इज़ नो डिफरेंस, तो लेकिन तब भी मार्क्स में डिफरेंस कैसे आ जाता है, क्या होता है जो कि टॉपर्स ऐसे यूज़ करते हैं जिनसे कि उनके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट आ जाते हैं। तो मैं उस टेक्निक को बोलता हूँ MTR टेक्निक। इसको मैं अगर और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो जो एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके हाईएस्ट मार्क्स इसलिए नहीं आते कि उनके कंसेप्ट कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर उन्होंने अपने पूरे सिलेबस को ध्यान से पढ़ा है या नहीं, क्योंकि 100% ऑफ द स्टूडेंट्स एग्ज़ाम आते आते कैसे भी करके अपने सिलेबस को तो पूरा कंप्लीट कर ही लेते हैं, लेकिन जो असली में हमें मार्क्स दिलाता है हमारे एग्ज़ाम में वो चीज़ दिलाता है कि हम हमारे कंसेप्ट्स को कितने अच्छे से क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हैं। तो अगर मैं इसको समझाऊँ ये MTR टेक्निक क्या चीज़ है, तो इसका मतलब है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। इसका मतलब ये है कि जब आपने एक बार अपने कंसेप्ट को पढ़ लिया, पूरे बुक को आपने पढ़ लिया, उसके बाद में आपको बार बार उसको दोबारा से पढ़ना है, तीसरी बार पढ़ना है, चौथी बार पढ़ना है, आप जितने ज़्यादा बार पढ़ सकें। और इसमें मैं एक और पॉइंट कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा अलग अलग काइंड्स के बुक से नहीं पढ़ना। आप भले ही एक ही बुक से पढ़िए, लेकिन बार बार आप उसको पढ़िए और फिर जैसे ही आप पढ़ते हैं आपको तुरंत उस कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड और उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। जैसा कि अगर आप फिजिक्स मैथ्स वगैरह पढ़ें तो उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैथ्स के सम्स होते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। आप अगर किसी और तरह का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश, सोशल साइंस ये सब अगर पढ़ें, तभी आपने जो भी चैप्टर को पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको इमीडिएटली पढ़ने के बाद में ही सॉल्व करना है। क्योंकि हमारा जो फाइनल गोल है वो ये नहीं है कि हम कितना अच्छे से नॉलेज को ले पा रहे हैं, क्योंकि नॉलेज लेने के लिए हमारे पास में पूरा साल है, लेकिन उसके साथ साथ में हमको अपनी प्रैक्टिस को ऐसी भी करनी पड़ेगी जिससे कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हैं और हमारे एग्ज़ाम में भी हाईएस्ट मार्क्स आ पा रहे हैं। इसलिए मल्टीपल टाइम्स आपको ज़रूर रिवाइज़ करना है। अब अगर मैं आपको एक नंबर के अकॉर्डिंग बताऊँ, जैसे कि क्लास 10 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो क्लास 10th में आपको जब आपने पहली बार एक बार किसी भी चैप्टर को रीड किया, सपोज़ आपने कोई एक साइंस के पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को आपने रीड किया, तो रीड करने के बाद में एक बार तो आपको रीड करने के अगले दिन एक बार पढ़ना है, एक बार तो वो हो गया। और फिर उसका रिलेटेड जब एग्ज़ाम होता है, वो जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं 10 मार्क्स के, 20 मार्क्स के हमारे स्कूल में, आपको उससे पहले एक बार पढ़ लेना है। तो ऐसे करके 2 बार हो गया। उसके बाद में एक बार मिड टर्म में, लेकिन मिड टर्म को मैं काउंट नहीं करूँगा क्योंकि उसमें आपका सिलेबस थोड़ा छोटा होता है। यहाँ पर मैं बोर्ड्स के लिए बना रहा हूँ। और फिर आपको बोर्ड से पहले कम से कम आपको 3 बार रिवाइज़ करना है, जस्ट बोर्ड से पहले। इसका मतलब ये हुआ कि हमने किसी भी एक चैप्टर को, उस पूरे चैप्टर को और उससे रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस को 5 बार कर लिया। अगर हम इतनी बार रिवाइज़ कर लेते हैं तो हम जो भी मार्क्स चाहे 90%, 95% या फिर 100% ही क्यों ना, वो हम आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो लेकिन अब ये चीज़ होगा कैसे, ये 5 बार रिवाइज़
होगा कैसे। तो ये करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जब अपने क्वेश्चंस को जब आप अपने थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो जो मेन पॉइंट्स आपको उनको मार्क करके रखना है और अपने नोट्स भी बनाने हैं। एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको पूरी बुक की भी रीडिंग करनी है एक बार कम से कम, लेकिन बाकी समय आपको अपनी नोट्स की रिवीजन करनी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट नोट्स कैसे बनाएं तो आई बटन पर लिंक आ रहा है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हाउ टू मेक बेस्ट नोट्स। तो आपको नोट्स का रिवीजन करना है थ्योरी से, और फिर जो आपको क्वेश्चंस का रिवीजन होगा वो ये, जब आप पहली बार सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को किसी भी चैप्टर की, तो उसमें से जो सबसे इजी क्वेश्चंस है आपको उसके बगल में लिख लेना है ई, या फिर आप चाहे तो ABC के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये वाला सबसे इजी वाले लेवल के क्वेश्चंस हैं, और फिर जो थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं आप उनके बगल में लिख लीजिए M, और फिर जो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं आप उसमें लिख लीजिए D। तो EMD आप जब इस फॉर्म में याद रखोगे तब आप बार बार जब रिवाइज़ करोगे तब आप इसी फॉर्म में देखिएगा जो सबसे ईजी। अगर आपके पास में टाइम है, आपके एग्ज़ाम में अभी देरी है, तो आप सारे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप सिर्फ जो मीडियम और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं इनको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये दोनों अगर आप कर लेते हैं तो चांसेस है इनके अंदर में ईजी वाले क्वेश्चंस भी इंड्यूस्ड होते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस आपकी अपने आप ही हो जाएगी। ऐसे करके आपको 5 बार रिविज़न करना है, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो है CCC फार्मूला। ये बहुत ही ज़्यादा काम का फार्मूला है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको मिस कर जाते हैं या फिर इसको समझ नहीं पाते कि इसको एक्चुअल में अप्लाई कैसे करके करना है। तो इसका मतलब होता है CCC का मतलब होता है कॉम्पिटेंसी क्रिएट्स कंसिस्टेंसी। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम का पॉइंट है। अगर मैं पहले कंसिस्टेंसी की बात करूँ कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे कोई भी पॉइंट्स या फिर दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, आप कितने भी वीडियोस को देख लेते हैं, आप मेरे वीडियोस को भी देखते हैं, तब भी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो। क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद में 1 चैप्टर तक पढ़ लेंगे, 2 चैप्टर 3 चैप्टर तक आप मेंटेन कर लेंगे, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में आपका पूरा साल का सिलेबस आएगा, तो उसके लिए आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। भले ही आपका मूड नहीं हो रहा पढ़ने को, तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कंसिस्टेंसी। लेकिन अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी नहीं होता है कि हम पढ़े जा रहे हैं लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है। तो आपको कंसिस्टेंसी का मतलब भी यही होता है कि आपको प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करते के साथ साथ अपने रिवीजन को भी करना है। जो भी नए चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं आपको उनको भी करना है, थ्योरी को भी रिवाइज़ करनी है, नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ, और तो और आपको उसके जो क्वेश्चंस हैं आपको उनको भी प्रैक्टिस करना है साथ साथ। तो इतने सारे चीज़ें अगर आप कर सकते हैं विद फुल प्रोडक्टिविटी, तभी वो माना जाएगा रियल कंसिस्टेंसी। क्योंकि ये पूरे साल का सिलेबस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। इसलिए अभी ये बिगनिंग का टाइम है, आपके पास अभी पूरा साल है। आप चाहे तो इस साल को या तो बर्बाद कर सकते हैं, या तो यही साल आपका बेस्ट साल बन सकता है जब आपके 100 में 100 आएंगे सारी ही सब्जेक्ट्स में इन पॉइंट्स को फॉलो करके। तो अगर आप उस तरह की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, या आप जानना चाहते हैं कि कैसे करके उतनी हाई लेवल की प्रोडक्टिविटी को हम बना करके रखें, तभी मैंने उस पर भी एक वीडियो बना रखी है। आई बटन पर वीडियो का लिंक आ रहा है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा काम का वीडियो है। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की कि कॉम्पिटेंसी क्रिएट्स कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है तो वो आएगी हमारी कॉम्पिटेंसी से। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटेंसी है इसका मतलब ये है। अब कॉम्पिटेंसी, लेकिन कॉम्पिटिशन किसके साथ? तो आपको अपने खुद के साथ में आपको कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी और स्टूडेंट के साथ में या फिर टॉपर के साथ में या फिर अपने सीनियर्स के साथ में कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं तो उससे या तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे या फिर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और आपका कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं हो पाएगा, और फिर उसके बाद में ये सारे पॉइंट्स कोई भी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए आपको अपने खुद के साथ में कॉम्पीट करना है। आपने अगर आज 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, आज अगर डे 1 है, आप जिस भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज अगर आपने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किए प्लस आपने नोट्स का रिवीजन अगर किया है, तो आपको डे 2 पे एक चैलेंज के तौर पे इसको लेना है कि आज आप कम से कम 8 क्वेश्चंस करेंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ एक
फ्लो में, लेकिन आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि आप कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, कितनी डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन, आप कौन सी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से। वैसे ही डे 3 पे भले ही आप एक दिन मत बढ़ाइए, आप इसी को मेंटेन रखिए, लेकिन मेंटेन तो ज़रूर रखिए। आपको इसको फिर 7 नहीं कर देना या फिर से इसको 5 पे नहीं ले आना आपको, लेकिन मेंटेन जो भी करना है उसको ज़रूर करना है। अगर आपको डे 4 पे भी लगता है कि नहीं मैं और ज़्यादा इससे नहीं कर सकता, तो आप इसी चीज़ को मेंटेन रखिए, लेकिन मेंटेन आपको ज़रूर रखना है। इससे ये होगा जब आप इस ऐसी चीज़ों को बहुत दिन तक प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको इसकी एक हैबिट बन जाएगी। और फिर उसके अगले दिन अगर मैं बोलूँ डे 5 पे आपको अगर 10 क्वेश्चंस करने हैं और आपको सेम ये नोट्स कंटिन्यू हो रहा है, या फिर आपको इस नोट्स के जगह पे कोई और न्यू चैप्टर आपको करना है, या फिर आपको कोई और अपने ट्यूशन की भी होमवर्क करनी है, तो आप वो सब चीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन आपका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है ये बढ़ता चला जाएगा, और यही चीज़ वो होगी जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जस्ट 1-2 महीने बचे होंगे, तब जो हम बात करेंगे ना कि एक दिन में कितने घंटे पढ़े, 16 घंटा पढ़े, 8 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े, 18 घंटा पढ़े, 9 घंटा पढ़े, वो चीज़ तभी फॉलो हो पाएगी जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। जब आपके साथ के स्टूडेंट्स ये सब कर रहे होंगे वो बोलेंगे हाँ हम तो टॉपर बन ही जाएंगे, और आपके मन में आएगा कि मैंने साल के शुरुआत से कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके नहीं रखा। तो इसलिए मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ, इसलिए आपको इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करके रखना है। आपको डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, और जिस दिन आपको लगता है कि नहीं मैं उसी को मेंटेन करूँगा, तो आप उसको भी कुछ दिनों तक मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में आपको अपना डिफ़िकल्टी को बढ़ाना है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, मैंने जो भी इस वीडियो में बताया, अगर आप पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट और तीसरे पॉइंट को बिल्कुल समझ के सारी चीज़ों को अच्छे से अगर फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ की मेरी गारंटी है कि आप कोई भी मार्क्स चाहते हैं, भले ही आप 90 चाहते हो या फिर आप 95 आपका गोल हो, या फिर 100/100 आपका कोई भी सारी सब्जेक्ट्स में अगर आपका गोल हो, ये चीज़ आराम से और बहुत ही ज़्यादा आराम से स्कोर हो जाएगी। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और ये चीज़ आप भी ज़रूर कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको ये सारे पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। और आप मुझे कमेंट में अपना कोई भी डाउट है, सजेशन है, फीडबैक है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की, और उस टॉपिक पर मैं ज़रूर एक वीडियो बना दूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।